हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आई होप आप लोगों ने जो 10.2 एक्सरसाइज है उसके कनेक्टेड क्वेश्चन मिसेलेनियस एक्सरसाइज के जो पिछले लेक्चर में समझाए थे वो सारे इफेक्टिवली कंप्लीट कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज से हम अपने वेक्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है ये हमारे एलजेब्रा वेक्टर का एक पार्ट है। एलजेब्रा में हमने क्या सीखा? एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, उनकी प्रॉपर्टीज को सीखा। फिर हम कंपोनेंट वेक्टर्स के अंदर गए, वहां पर हमने ऐड करना सीखा। तो अब जो हमारा लेक्चर का आगे के पोर्शन होंगे उनके अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे बात करेंगे और वो किस तरीके से निकाला जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उनको कैसे यूज करना है, उनकी कंपोनेंट फॉर्म को कैसे यूज करना है, वो सारी बातें सीखेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेक्टर्स का। तो इसके अंदर से बोर्ड में क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जो आगे का पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब हमें ये समझना है कि दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें किस चीज पे ध्यान देना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके बाद उस चीज को हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the vectors must be co-initial। को-इनिशियल वेक्टर्स का को-इनिशियल होना बहुत जरूरी है। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो उनको को-इनिशियल होना चाहिए, और को-इनिशियल करने के लिए आपको तरीके बताएं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पैरेलल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हमें दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात। इनिशियल पॉइंट सेम होने से क्या पता लगेगा और क्यों जरूरी होना चाहिए? तो ये चीज हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि इनिशियल पॉइंट जब वेक्टर्स का सेम हो जाता है तो उनके बीच में एंगल निकलना आसान हो जाता है, या फिर उनके बीच में एंगल तभी निकलता है जब उनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। इस बात को अभी अब डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में हम। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये कितने तरीके का होता है। तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे सामने बेसिकली दो तरीके से आता है, और हमें प्रोडक्ट जो है फिर फर्दर उनको यूज करना होता है मिक्स करके आपस में, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो हमारे सामने टू वेज में आएगा, जो कि हमारे आने वाली दो एक्सेस बनाएगा। पहले प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके बीच में सिंबल जो है वो डॉट का यूज हो रहा है। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को मुझे प्रोडक्ट निकालना है और वो डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं, तो इनके बीच में एक डॉट लगेगा। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, तो सिंबॉलिक फॉर्म पे नाम क्या पड़ा? डॉट प्रोडक्ट पड़ा। और इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो इसका रिजल्ट है वो एक स्केलर है, इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब एक रियल नंबर है। इसका जो रिजल्ट है, इसका जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसको कि हम क्या रिजल्ट ही बोल सकते हैं, वो क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक है। तो जो इसका नाम है वो हमें जस्टिफाई हो जाता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डॉट लग रहा है, और उसका जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है वो एक रियल नंबर है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट हमें पढ़ रहे हैं आने वाले टाइम पर, उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में अगर इसको हम यूज करेंगे तो क्रॉस का साइन लगेगा। इसको ए इंटू बी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, जैसा नाम है उस तरीके से बोला जाएगा। वेक्टर्स के अंदर इंटू नहीं होगा, क्रॉस बोलेंगे या डॉट बोलेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है,
वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें दो तरीके के प्रोडक्ट्स को पढ़ना है और दोनों तरीके के प्रोडक्ट हमें अलग अलग पढ़ने हैं और फिर इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को पढ़ना है, इनके एप्लीकेशन को पढ़ना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हमने देखा कि वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होना जरूरी है। अब इनिशियल पॉइंट सेम होना क्यों जरूरी है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम दोबारा से इस बात को समझने जा रहे हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, फिर वही बात आ गई, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द वेक्टर्स मस्ट बी कोइनिशियल। अब यहां से ये बात हमारी क्या होती है, कनेक्ट हो जाती है कि जब हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, और जब दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट निकालते हैं तो भी इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है वो कहीं ना कहीं एंगल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंडीशन सेम है दोनों के लिए। तो यहां से हमें एक बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पर आपको दूसरी कंडीशन लेकर समझाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से समझाया था कि वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके हम एंगल निकाल लेते हैं। अब मैं यहां पर आपको पहली कंडीशन लूंगा, यहां पर एक ट्राइंगल के अलोंग अगर वेक्टर ले लें हम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। एबीसी नाम देने का हमारे पास क्या मीनिंग मतलब है कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। हम मान लेते हैं सपोज एंगल ए को थीटा, मैं समझाने के लिए थीटा मान लेता हूं। तो अगर ए बी जो हमारा साइड है ट्राइंगल का, उसके अलोंग ए वेक्टर है मान लेते हैं, और जो बी सी है हमारा, या फिर हम क्योंकि थीटा एंगल ए सी और ए बी के बीच में ले रहे हैं तो ए बी को मैंने ए वेक्टर माना और मैं ए सी को मान लेता हूं बी वेक्टर। और देखो डायरेक्शन देखना सारे बच्चे, मैंने सी ए को एक्चुअली बी वेक्टर माना है, ए सी को सी बी वेक्टर नहीं माना है। तो जब मैं सी ए को बी वेक्टर मानूंगा तो यहां पर हमें साफ नजर आ रहा है कि जो बी वेक्टर का हेड है वो ए वेक्टर की टेल की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम बोले यहां पर कि द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो वो एंगल देखने में तो थीटा लग रहा है लेकिन एक्चुअली थीटा नहीं है। क्यों थीटा नहीं है? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये बी वेक्टर है इसकी लाइन ऑफ एक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट तो दिखाई दे रहा है लेकिन बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सी पर है। तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को देखेंगे या उसकी लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस कर लेंगे, और इस बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से मैच करने के लिए इस बी वेक्टर को पैरेलली, मतलब कॉलिनियर है ये, तो शिफ्ट कर लेंगे आगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो बी वेक्टर है वो इस जगह पे आके हमने इसको शिफ्ट कर दिया लाइक दिस, ये हमने बी वेक्टर मान लिया आगे फर्दर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बी वेक्टर है इसकी हमने क्या चीज ध्यान दी, इसके ऊपर क्या ध्यान दिया कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहे, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, देखो मैग्नीट्यूड भी लेंथ उतनी है, डायरेक्शन भी सेम है। तो यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट आ गया, आप जो आप यहां पर ए पॉइंट देख रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये रेड कलर से मैंने प्लॉट किया ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट को अगर हम देखें तो यहां से जो ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। तो इस केस में इस जगह पर जो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल है वो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें जो एंगल मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में वो एक्चुअली एंगल होगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो थीटा हमें दिखाई दे रहा था यहां पर एंगल, लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एक्चुअली एंगल जो होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट हमने सेम किया। तो इस बात को हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं, हियर द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज पाई माइनस थीटा। देखने में थीटा लग रहा था लेकिन एक्चुअली क्या है, पाई माइनस थीटा है। जब हमारा एंगल निकल आएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो यहां पर एंगल निकल आया, इसके बाद हमें प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक और केस डिस्कस कर लेता हूं, सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हमारे ए वेक्टर बी वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग नहीं है। अब यहां पे ए वेक्टर बी वेक्टर कहां पर है, अलग अलग हमारे पास डायरेक्शंस में है, इनको बोलेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शंस में,
और मुझे क्या करना है, इनके बीच में प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब इनके बीच में एंगल निकालना है। जब इनके बीच में एंगल निकलेगा तभी प्रोडक्ट निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है, ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट बी है, बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सी है, टर्मिनल पॉइंट डी है। तो हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ओ इस जगह पर। अब हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अब आप समझते हो इस बात को। देखो ये मैंने ए वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर लिया, मतलब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखा। इसी तरीके से बी वेक्टर को भी पैरेलली डिस्प्लेस कर लेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इनिशियल पॉइंट हमें ओ पर आके कॉन्साइड करना है। तो ए वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट था कैपिटल ए, उसको मैं ओ पर लेके आ गया पैरेलली डिस्प्लेस करके, लाइक दिस। इसी तरीके से जो बी वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सी है। तो इस सी पॉइंट को भी मैं क्या करूंगा, इस ए से कॉन्साइड करूंगा। तो मुझे यहां पर इस तरीके से बी वेक्टर मिलेगा जो कि पैरेलल हो गया। देखो बी वेक्टर पैरेलल हो गया। जब हमारा बी वेक्टर और ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो इनके बीच में जो यहां पर एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दैट इज थीटा। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट से हमें एंगल मिलते हैं जब हम इनिशियल पॉइंट सेम कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। जब हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर मिल जाएगा, अब हम क्या करेंगे, अब आने वाले टाइम पर अब हम सीधा को इनिशियल वेक्टर ही बनाएंगे हमेशा। तो ये अंडरस्टूड है कि आपने उन वेक्टरों को पैरेलली डिस्प्लेस करके उनका इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया है। उसके बाद की कहानी अब हमें समझनी है। तो अब हम यहाँ पर इस पोजीशन में है कि हम वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा पहला प्रोडक्ट है दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर लिया है और वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब हम यहां से हमारा टॉपिक में बेसिकली स्टार्ट होता है। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का क्या मतलब है, जो डेफिनेशन ये कहती है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब वो कह रहा है इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो आप यहां फिगर में देख रहे होंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। देखो तो ये हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि हम इसको इनिशियल पॉइंट को सेम करके चल रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट सेम होने की वजह से इनके बीच में क्या निकला है, एंगल निकला है थीटा। थीटा एंगल आने की वजह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला बना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को मैं एलॉबरेट करूंगा थोड़ी देर में। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जो है वो ए डॉट बी का एक्सपेंशन है या उसका फॉर्मूला है, जहां पर की जो थीटा एंगल है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में है। तो यहां पे बोला गया वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन आपको ये समझ जाना है कि वेक्टर को इनिशियल होंगे, उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। अब आती है बात कि जो एंगल है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो ये जो एंगल है एक्चुअली वो दो लाइनों के बीच में है। आपको पता है ये दो वेक्टर जो है वो किसी न किसी लाइन के ऊपर है। तो ये थीटा एंगल दो लाइनों के बीच में है। और आप अच्छी तरह जानते हैं 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होता है वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगी। अब यहां से क्या बात आती है कि जो हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला देख रहे हैं हम, ये फॉर्मूला जो है पहली बात तो आया कैसे, दूसरी बात ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब ये फॉर्मूला जो है ये हमें क्या बताएगा। तो हम जो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर देखा हमने, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर तीन टर्म है, ए डॉट बी के अंदर तीन वैल्यूज हैं, एक ए का मैग्नीट्यूड, एक बी का मैग्नीट्यूड, एक कॉस थीटा। तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि पहली बात तो ये होगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसी क्वांटिटी है। तो हम साफ देख रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी और कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बी का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव है। अब आती है बात कॉस थीटा। अब आप सारे बच्चे जानते हो कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो कॉस थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ए डॉट बी को ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल कैसी क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे ओवरऑल ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इस
ए डॉट बी को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कहलाया जाता है. ठीक है. तो अब यहां पर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. तो वो कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर कॉस थीटा की हेल्प से पता लगती है, क्योंकि हमारा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है पहले से ही. तो इसका मतलब जो ए डॉट बी है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसी है. तो यहां से हमें जो पहली बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है और ए डॉट बी जो है वो एक रियल नंबर है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब हो गया रियल नंबर, रियल वैल्यू है. ठीक है. इसका मतलब ए डॉट बी को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं, मतलब उसको हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, या हम ये बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर का पार्ट होगा. अब इसके अंदर जो डिस्कशन का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ए डॉट बी जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव अगर होगा तो वो किस कंडीशन में होगा. तो यहां पर दूसरा पॉइंट की बात आती है कि अगर, अब समझो ध्यान से सारे बच्चे, ए डॉट बी को हम ये बोल रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. अगर ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा है तो यहां से हमारे पास बेसिकली तीन कंडीशंस निकल के आती हैं. ठीक है. तो तीन कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आपको इसमें बताता हूं अभी. तो बच्चों अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं, जो सेकंड पॉइंट है इसको समझो. अगर हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्मूले को देखा तो ये बना फॉर्मूला क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा. तो यहां से तीन हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं. क्या कंडीशन आ रही है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी. दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो यह है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी. और तीसरी बात जो निकल के आ रही है वो है अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी. तीन कंडीशंस को पढ़ना है. पहले हम क्या देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो हमारा जो ए डॉट बी का ग्रेटर देन 0 होना लेस देन 0 होना, दो चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, कॉस थीटा पे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वाली वैल्यू सिर्फ कॉस थीटा हो रही है. ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो पहले से पॉजिटिव है. तो इसका मतलब ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां से हमें ये बात पता लग रही है कि कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है. बस इसी पे बात टिकी हुई है सारी. और हम यहां पर ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा थीटा है इस फॉर्मूले में वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई तक. थीटा के पास सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट. तो अगर कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है तो यहां से हमें पता लग रहा है कि थीटा किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा. इसका मतलब ये हो गया कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा तो थीटा क्या होगा, थीटा इज एक्यूट एंगल. थीटा एक्यूट एंगल होगा. तो क्या पता लगा हमें कि अगर ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है वो एक्यूट एंगल होगा. ये बात पता लगी. अब हम बात करेंगे ए डॉट बी लेस देन 0 की. तो ए डॉट बी अगर लेस देन 0 है तो यहां से क्या पता लगता है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो लेस देन 0 है. भाई कॉस थीटा पे तो डिपेंड कर रहा है उसका नेगेटिव पॉजिटिव होना. और कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 0 कौन से क्वाड्रेंट में होती है, क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है. तो इसका मतलब हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दो इन्वॉल्व हैं. तो कॉस थीटा लेस देन 0 कहां पर होता है बच्चों, बताओ थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा. तो यहां से पता लगता है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा. इसका मतलब क्या हो गया, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल होगा. ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो यहां से एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि ए डॉट बी अगर नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूज होगा और ए डॉट बी पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट होगा. अब बीच की बात आ गई कि वो कह रहा है कि अब ए डॉट बी अगर 0 होगा तो क्या होगा. तो यहां आके फंस जाते हैं हम. तो ए डॉट बी अगर 0 होगा तो हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहां पर अब कंडीशन थोड़ी सी हमारी एलॉबरेट होंगी, चेंज होंगी. तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, हम बोलेंगे सर ए डॉट बी का फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. इसका मतलब ये चीज 0 हो गई, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड भी 0 हो सकता है, क्योंकि वो 0 वेक्टर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. तो इसका मतलब अगर ए डॉट बी 0 है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा 0 हो गया. अब यहां से तीन कंडीशन निकली. पहली कंडीशन क्या हुई कि ए का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, बाकी दोनों 0 ना हो, पॉसिबिलिटी है. दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है, हो सकता है बी का मैग्नीट्यूड 0 हो, इसी कारण से 0 हो गई है. तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कॉस थीटा 0 हो, इसीलिए 0 हो गए. ये भी हो सकता है कि दो 0 हो, मतलब वो बहुत केसेस बन सकते हैं. तो मैं बेसिक केस को लेकर चल रहा हूं. अगर ए का मैग्नीट्यूड 0 हुआ है तो क्या आप इससे क्या समझते हो, बोलो बच्चों. अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो आप लोग क्या समझते हो इससे, बताओ जल्दी से.
अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो हम क्या समझते हैं इससे बच्चों, बताओ। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर है। इसका मतलब ये है 0 वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो इसका मतलब 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी से भी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहां से क्या पता लग रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो बी वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। तो इसका मतलब बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर हुआ तो उसका ए डॉट भी 0 हो जाएगा। या फिर ए डॉट बी अगर 0 है तो बी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दो केस। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा। तो हम बोलेंगे सर पहले ये बताओ थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो आप देखो थीटा 0 से पाई तक लाई कर रहा है। तो 0 से 180 के बीच में सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिसमें कॉस थीटा 0 होता है, एंड दैट इज π/2। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When the angle between the two vector is π/2, then the dot product between them is 0. That is why this is the condition for perpendicularity of two vectors. तो यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से ये प्रूव हुआ कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 का है। a डॉट b अगर 0 है तो a परपेंडिकुलर टू b वेक्टर हो सकता है। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, वाइस वर्सा। समझो इस बात को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से इसको सोचना और बताना। यहां पर दो सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला पार्ट ये खड़ा होता है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो आप इससे क्या समझते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, बोलो बच्चों। अगर ए डॉट बी 0 है तो आप क्या समझते हैं। तो आप बोलेंगे सर आपने ये 3 केस बताए, ये समझते हैं कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या बी वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है, या ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ए डॉट बी के 0 होने से 3 कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। लेकिन उल्टा बोलो इसको। अब उल्टा बोलने का मतलब क्या है कि अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो क्या ए डॉट बी 0 होगा। तो बोलेंगे यस ए डॉट बी 0 होगा। मतलब रिवर्स ऑर्डर में 3 हमारे पार्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर बी वेक्टर 0 वेक्टर है तो क्या ए डॉट बी 0 होगा, यस। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तब भी ए डॉट बी 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये बात समझ पा रहे हैं कि हमारा ए डॉट बी 0 है तो कौन कौन सी कंडीशन निकल रही है, और उन कंडीशन को लेकर चलेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो क्या है, नेक्स्ट ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा अभी। क्या लिखा हुआ उन्होंने कि वो कहते हैं कि अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है तो क्या ये इंप्लाई करता है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा। अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या ये इंप्लाई करता है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा। तो हम बोलेंगे यस। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो ए डॉट बी 0 होगा। तो हम बोलेंगे यस, ये बात भी ठीक है। लेकिन ए डॉट बी 0 वेक्टर, ए डॉट बी अगर 0 है तो ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता है। इसके साथ 2 कंडीशन और भी पॉसिबल हैं, है ना। अगर ए डॉट बी 0 तो 3 कंडीशन है। अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं कि इफ ए वेक्टर इज 0 वेक्टर दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी 0, यस दिस इज करेक्ट, बात ठीक है। अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा। तो हम बोलेंगे हाँ होगा, लेकिन इसके साथ 2 कंडीशन और आएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना है आपने कि जब हम ए डॉट बी को 0 कर रहे हैं तो आपको तीनों कंडीशंस को लेके चलना है साथ में। 3 कंडीशंस लेके चलेंगे तब आपका जो क्वेश्चन जहां भी आपको सॉल्व करेंगे वो अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने जो दूसरा पॉइंट समझा उसमें ए डॉट बी जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हमने अलग अलग तरीके से देखा, क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो रियल नंबर है, और वो जो रियल नंबर है वो कैसा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। तो तीनों कंडीशंस में हमने उसको समझा है कि ए डॉट बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका क्या मतलब है। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया सबको, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक नोट डाल रखा है, और इस नोट में एक्चुअली वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। तो लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे आएंगे हमारे पास पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है इफ ईदर ए, पहले पॉइंट में आप ये समझो ए डॉट बी क्या है, एक रियल नंबर है। पहली चीज आपको पता लगी कि ए डॉट बी एक रियल नंबर होता है। दिस इज क्लियर, बोलो बच्चों, है ना। ये तो पता है हमें कि ए डॉट बी रियल क्यों है, क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, और भी हमने डिस्कस कर लिया। वो कह रहा है इफ ईदर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0, मतलब 0 वेक्टर, इन्होंने वेक्टर लगाया नहीं, 0 वेक्टर बोलना चाहिए। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, समझना ध्यान से, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड इन दिस केस वी डिफाइंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला वाला जो समझने वाली चीज है। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, वो कह रहा है अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है और बी वेक्टर या 0 वेक्टर है, तो वो कह रहा है कि अगर हम ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएं, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा।
अब ए डॉट बी जो है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर जीरो वेक्टर लिख दें ए वेक्टर की जगह पे, डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक, क्योंकि ए वेक्टर जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो 0/0 फॉर्म आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू 0/0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉट डिफाइंड हो गई क्वांटिटी, वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है लेकिन ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी, वो कह रहा है ए डॉट बी की वैल्यू तो जीरो आ रही है, तभी तो 0/0 हुआ, ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आ रही है तभी तो वो जीरो लिख रहे हैं हम उसको ऊपर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाता है तो उस केस में आप एंगल नहीं निकाल सकते। आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, बोलो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला था, वेक्टर के अंदर हमेशा विजुअलाइज करना है आपको। वो कह रहा है ए वेक्टर जीरो वेक्टर है या बी वेक्टर जीरो वेक्टर है तो एंगल डिफाइन नहीं होगा, हाँ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये बात तय है। तो इस बात को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। अब समझो, देखो हमें मालूम है कि जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये बी वेक्टर है, मैं ए वेक्टर को जीरो मान के चल रहा हूं, तो जब इनिशियल पॉइंट बी का क्या है, यहां पर इनिशियल पॉइंट हम मान लेते हैं ओ है, तो आप बताओ ए वेक्टर जो जीरो वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, तो बोलेंगे सर यही होगा, यही होगा। अब आपको मालूम है कि जो ए वेक्टर है वो एक्चुअली जीरो वेक्टर क्यों है, क्योंकि उसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ए वेक्टर एक पॉइंट हो गया। ए वेक्टर एक्चुअली क्या बन गया, आपको याद होगा कि जीरो वेक्टर जो होता है वो क्या, एक पॉइंट है। अब समस्या क्या आगे, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनिशियल पॉइंट तो ठीक है कि इनिशियल पॉइंट तो इसका यही होगा, लेकिन टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, क्योंकि एंगल तो हमारा को इनिशियल वेक्टर्स के बीच में निकलता है। तो हम बोलेंगे सर ये तो यहाँ तो पंगा हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें पास करेंगी। भाई जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब यहाँ तो एंगल निकाल ही नहीं सकते, यहाँ तो बहुत सारे एंगल निकलेंगे। तो इसीलिए जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ जो एंगल निकलेगा वो नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ये समझाना चाह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। आई होप सबको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में। बोलो बच्चों, ये क्लियर हुआ, बताओ। तो बच्चों यहां पर अब हम थर्ड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। सेकंड पॉइंट तो आप लोगों को आई होप समझ में ही आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर। अब देखो नॉन जीरो वेक्टर की बात कर रहा है, वो कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों जीरो नहीं है और ए डॉट भी जीरो है। तो कह रहा है ये कंडीशन सिर्फ पॉसिबल कब है, जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो क्या लगाया उसने, अगर ए डॉट बी जीरो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, और अगर बी ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो होगा। वाइस वर्सा है, ये बाई कंडीशनल है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये जो दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। तो यहां से हमें पता लगा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी यूज होती है, ठीक है ना। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, और वो हमने देखा कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर ए डॉट बी जीरो है तो ए परपेंडिकुलर टू बी हो सकता है, क्योंकि उसके साथ दो कंडीशन और जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है कंडीशन, इसलिए आई होप सबको पता भी होगा ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? तो बच्चों अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होते हैं जो हमें नोट करने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग समझ रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा सा अंदर डिटेल में जाके समझना है। फोर्थ पॉइंट है कि बोल रहा है अगर थीटा जीरो है, अगर एंगल जीरो है, तो हमने जीरो की तो बात ही नहीं की अभी तक, आपने अभी तक जीरो की बात नहीं की थी कि एंगल, क्योंकि आपको मालूम है एंगल हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है। अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को एलॉबरेट करूं आपके साथ, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उस केस में हमें मालूम है कि जो थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो जीरो से लेके पाई तक लाई करता है। तो मैंने आपसे कौन कौन सी बात कर ली, मैंने आपकी बात कर ली कि जब थीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में होगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने आपसे यहां पर यह बात नहीं करी कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात हमने कर ली आपसे कि जब थीटा जो है हमारा वो 0 से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ये भी बात कर ली कि थीटा एक्यूट एंगल है। आपसे ये वाली बात भी कर ली कि जब थीटा पाई बाई टू होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वेक्टर। आपसे ये वाली बात भी कर ली कि जब थीटा पाई बाई टू से पाई के बीच में लाई करेगा तो क्या होगा, हम बोलेंगे सर वहां पर ऑब्ट्यूज एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा।
आपसे ये बात नहीं करी हमने कि जब थीटा पाई होगा तो क्या होगा, यही बात करनी है बस। एक बात हमें अभी आपसे ये वाली करनी है और एक बात हमें ये करनी है, बाकी हमने जो डिस्कशन है वो कर लिया आपसे कि इस केस में जो थीटा है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये हमने देखा, और थीटा के एक्यूट एंगल होने से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, थीटा के एक्यूट एंगल होने से क्या हुआ, देखो थीटा के एक्यूट एंगल होने से यहां पर हमें पता लगा कि पहली बात तो यहां से क्लियर है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई, और इस कारण से जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। दूसरी कंडीशन हमने देखी, जब थीटा पाई बाई 2 है तो हमने बोला ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से पता लगा हमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा। जब हमारा नेक्स्ट कंडीशन आई तो यहां पर हमने बोला थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहां से हमने बोला कि जो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो लेस देन 0 होगा। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या समझना है, ए डॉट बी कैसा होगा, सीधी सी बात तो ये समझने जा रहे हैं, ए डॉट बी कैसा होगा, तो थीटा जब पाई बाई 2 है तो ए डॉट बी 0 है, जब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, जब थीटा हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ए डॉट बी लेस देन 0। ये बात हम कर चुके हैं एंगल के रेस्पेक्ट में, अभी हमने थीटा 0 है तो ये बात नहीं करी आपसे, तो जो थीटा 0 वाले कंडीशन है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो इससे क्या समझ पा रहे हैं हम, तो आपने समझा है कि थीटा 0 और पाई सिर्फ यही बताता है कि हमारे वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है, तो दो केस बन रहे हैं हमारे पास, जब थीटा 0 डिग्री है तो इसका मतलब हमारे वेक्टर पैरेलल हैं और उनकी डायरेक्शन सेम है। आप सब जानते हो कि सेम डायरेक्शन जब वेक्टर की होती है तो उनके बीच में एंगल 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि इनको पैरेलली डिस्प्लेस भी कर लिया जाए, अगर हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करें, फिलहाल तो हमें यहाँ पैरेलल दिखाई दे रहे हैं ये, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ओ पॉइंट मान लूं और ए वेक्टर और बी वेक्टर को इस ए पॉइंट पर इनका इनिशियल पॉइंट मैच कर दूं दोनों का, तो आपको मालूम है सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना, एक यहाँ पर ए वेक्टर नजर आएगा और इसी के ऊपर हमें बी वेक्टर नजर आएगा, तो इस केस में हमारा एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा, और एंगल के 0 होने से जो पर्टिकुलर हमारा ये वाला केस है इसमें हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, इसीलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बचेगा, तो ए डॉट बी वेक्टर जब थीटा 0 है तो किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो यहां से हमें क्या मिला, इनडायरेक्ट वे में क्या पता लगा कि अगर ए डॉट बी हमारा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर कैसे हैं, वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर, या फिर क्या बोल सकते हैं, पैरेलल, पैरेलल भी बोल सकते हैं उनको, तो ये पैरेललिज्म की कंडीशन निकल के आ गई, देखो ए डॉट बी क्या हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया। मतलब आपको इंटरप्रिटेशंस को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए जब भी हम आगे कोई भी चीज डिटेल में समझें, ठीक है। अब यहां से जो हमारा थीटा 0 है इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिराइव होता है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझो सारे बच्चे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, क्या, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, मतलब अगर मुझे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है तो आंसर क्या होगा, तो अगर एक ही वेक्टर है ए वेक्टर उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि ए वेक्टर का अपने साथ ही कितना एंगल बनेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो हमारा कंसर्न है वो एंगल से है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हो गया कि ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो 0 डिग्री एंगल होगा, तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर दैट इज 0 डिग्री, तो ये बन गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इस रिजल्ट को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, क्या निकल के आ गया, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर। अब इस रिप्रेजेंटेशन को हमने थोड़ा चेंज किया, ए डॉट ए को क्या बोला इन्होंने, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए डॉट ए का मतलब क्या, ए वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है जो कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस बात को क्या बोल सकते हैं, इस रिजल्ट को हम बोल सकते हैं यहां से, ये जो बात हमने लिखी दैट इज
स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर is equal to square of its मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक वेक्टर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये ध्यान रखना हमेशा। एक वेक्टर का स्क्वायर एक्चुअली ए डॉट ए है, और ए डॉट ए को सॉल्व करके क्या बनेगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखना। तो हमने जीरो जब एंगल होता है तो उसकी हेल्प से देखो कहां पर पहुंच गए। ये है मतलब की बात जो हमें वहां से डिराइव होके मिलती है। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। तो बच्चों यहां पर फिर आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि इन पर्टिकुलर ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि इस केस में भी थीटा जो है वो जीरो है। अब आता है लास्ट केस, फिफ्थ वाला, कि अगर थीटा 180 होगा तो क्या होगा। इस बात को समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है देखो, कि अगर हमारा जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है वो 180 पाई है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं, जो थीटा जीरो है और जो थीटा पाई है, वो क्या शो कर रहा है? देखो इस बात को तो समझते हो आप लोग कि इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो यहां से अगर उनके एंगल की बात की जाए तो थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा पाई भी हो सकता है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। और अगर थीटा पाई है, अगर जो हमारा एंगल है वो 180 है, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि वेक्टर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। हेयर वेक्टर्स ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये पहला केस है, इसमें हमें वेक्टर इस तरीके से नजर आएंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, जिनकी की हमें पैरेललिज्म नजर आ रही है और वो सेम डायरेक्शन में है। और इस केस में जो वेक्टर हैं वो हमारे अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, तो इस तरीके से नजर आएंगे हमें। ये ए वेक्टर है सपोज, तो ये बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर होते हैं और पैरेलल होते हैं उनको बोला जाता है लाइक वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ये वेक्टर बोले जाते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स। और ये वाले जो वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल है, इनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब जब थीटा हमारा पाई है तो हमें ये पता है कि जो हमारे वेक्टर है वो रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने क्या किया, एंगल, अब देखो यहां पर थीटा पाई मैं पहले बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में है तो एंगल निकाल के बताओ। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या करना है? तो हम बोलेंगे सर उनका इनिशियल पॉइंट सेम करना है, उनको कोई इनिशियल बनाना है। तो आप देखो ए का इनिशियल पॉइंट क्या है, हम मान लेते हैं कैपिटल ए, और बी का इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं कैपिटल सी। अब हमने क्या किया, एक बाहर इन दोनों से इन लाइन, हम ये भी कर सकते हैं कि पॉइंट को एक वेक्टर की लाइन के ऊपर ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने एक बाहर पॉइंट ले लिया यहां पर और इस पॉइंट को नाम दिया ओ। अब मैंने इस ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट इस ओ पे ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे ए वेक्टर इस तरीके से दिखाई देगा। ये ए वेक्टर यहां पे आ गया, डायरेक्शन सेम है और इनिशियल पॉइंट इसका ओ है। इसी तरीके से बी वेक्टर को मैं ओ, इसका इनिशियल पॉइंट सी ओ पे ले आया, तो हमें बी वेक्टर इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे ये बी वेक्टर हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर आ गया, डायरेक्शन देखो बी की सेम है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट इज पाई। तो यहां पर जो वेक्टर हैं वो कॉलिनियर हो गए, पहले पैरेलल थे, लेकिन इनके बीच में एंगल क्या है, 180 है। तो इस केस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमने पढ़ी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड आएगा, इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज 180 पाई। और कॉस पाई की वैल्यू आप सब जानते हो -1 होती है, तो ये बन गया माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर माइनस टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है तो ये भी कंडीशन फॉर पैरेललिज्म हो सकती है। इसको भी हम कहेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है ना, यहां पर भी हम बोल सकते हैं हेयर द वेक्टर्स आर पैरेलल और कॉलिनियर। इसको भी हम पैरेलल या कॉलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं।
ठीक है, अगर a डॉट b की वैल्यू माइनस a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो ये सारी जितनी बातें की हमने वो सारी एंगल पे बेस थी, जो वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है उसके बेस पर हम डॉट प्रोडक्ट को किस तरीके से समझ सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? ये 5 पॉइंट जो हमने समझे, बताओ। तो बच्चों ये जो 6th पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इस वेक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, एंगल बेस सारी बातें समझ ली। तो अगर मैं जो हमारी रेस्पेक्टिव एक्सिस हैं, आपको मालूम है जो हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनके ऊपर यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब अब मैं बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है ना। तो हमारी सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर हमें हमेशा जो ध्यान में रहते हैं या नजर आते हैं वो हमारे आई कैप, जे कैप और के कैप है ना। उसके अलावा और भी हैं, हर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक्स एक्स के ऊपर आई कैप है, वाई के ऊपर जे कैप है और जेड के ऊपर के कैप है। इसी पे फोकस्ड क्यों हम लोग? क्योंकि हमारी जो वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म है वो आई जे के टर्म्स में लिखी जाती है। तो यहां पर हमें सबसे पहली चीज क्या समझनी है 6th पॉइंट के लिए? सबसे पहली चीज ये समझनी है कि अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप निकाल रहा हूं तो क्या मतलब है इसका। तो अभी हमने देखा कि सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या चीज होती है? स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब आई कैप का स्क्वायर हो गया, है ना। आई कैप के स्क्वायर का मतलब क्या है? तो हमने अभी पढ़ा कि एक वेक्टर के स्क्वायर का मतलब यह है कि वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का होगा। और आप जानते हो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? तो आप जानते हो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसीलिए आई डॉट आई 1 होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि यूनिट वेक्टर जो हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए उसी के साथ तो आंसर हमेशा 1 आता है, चाहे कोई भी हो। तो इस बात को हम यहां पर जनरलाइज कर सकते हैं। ये बात हमें क्या समझ में आई कि अगर एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसका ए कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ये ए कैप के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया? 1 होता है। जे कैप डॉट जेड कैप भी 1 होता है और के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। लेकिन इन पर्टिकुलर वेक्टर्स की आई कैप, जे कैप, के कैप की बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ओ एक्स और ओ वाई जो हमारे डायरेक्शंस हैं उनके बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ओ एक्स और ओ वाई पे जितने भी वेक्टर होंगे उनके बीच में एंगल कितना होगा? तो 90 होगा। ओ एक्स और ओ वाई जो हमारे डायरेक्शंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आई कैप और जे कैप के बीच में क्या एंगल हुआ? क्योंकि ओ एक्स की डायरेक्शन को आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ वाई की डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं आपसे ओ एक्स और ओ वाई के बीच में एंगल 90 है तो हम ये बोल सकते हैं कि आई कैप जे कैप के बीच में एंगल 90 है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन के बीच में एंगल नापा जा रहा है। तो यहां से जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो हम बात कर रहे हैं यहां से आई कैप डॉट जे कैप की। तो अगर आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो हमें पता है कि आई कैप और जे कैप आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। दैट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, क्योंकि आई कैप जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू जे कैप। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो आई डॉट जे क्या हो गया? 0 हो गया। इसी तरीके से अगर हम जे डॉट के निकालें तो जे डॉट के की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरीके से अगर हम आई डॉट के निकालें तो वो भी 0 होगा। तो इन सब की 0 होने का कारण क्या है? कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, अब समझना ध्यान से, यहां पर जे कैप जो है वो भी के कैप के परपेंडिकुलर है। इनको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना। पेयर वाइज भी परपेंडिकुलर है। आई कैप और के कैप भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो आई जे के वेक्टर आप देख रहे हो, यहां से क्या पता लगा? दिस इंप्लाइज दैट आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और इनका आपस में एंगल कितना? 90 है। तो इनको बोला जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप आर नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, ट्रायड का मतलब 3 है, यूनिट वेक्टर्स है। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर कहीं भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ एक पॉइंट लेना है, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी है 3, उनके ऊपर जो वेक्टर होंगे वो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर बन जाएंगे। अगर वो यूनिट वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड 1 है। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर सिर्फ आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है। कहीं भी स्पेस में एक पॉइंट ले लिया जाए और उस पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाली जाए और उनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लिए जाए, जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, कहीं पर हैं तीनों, और वो तीनों के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर वो हैं तो वो ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर बना देंगे। और इनका यूज बड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर का बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे, ठीक है। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट के 0 होने से
हमें ये पता लगा कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पहले से पती थी वाली बात, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया और इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए ये ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो 6 पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इन द व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 and 3, मतलब जो परपेंडिकुलर हमारी कंडीशन थी पैरेललिज्म की फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, वी हैव आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है। तो ये जो मैंने बात बताई आपको नीचे, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगी। तो वेक्टर्स के अंदर हमें जो भी पढ़ना है उसको रिलेट जरूर करना है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। जो हमने ये वाली सारी चीजें पढ़ी, अभी हमने क्या देखा कि यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा है आपस में, आई जे के का जो हम डॉट प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट को सीखना है कि किस तरीके से हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर से ही कनेक्टेड है। तो वो चीज अब हम समझते हैं। ये समझ में आया सबको? बताओ। तो बच्चों अब हमारा डिस्कशन का पॉइंट है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। अगर एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा? तो मान लेते हैं इफ ए वेक्टर इज a1 ai प्लस bj प्लस ck, और हमने यहां कर दिया a1 b1 c1, a1 i b1 j c1 k, और हमारे पास b वेक्टर है, सपोज इसको बोलते हैं हम a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, a वेक्टर b वेक्टर, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में। आपको मालूम है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? जिसके अंदर कि हम i कैप j कैप k कैप जो है उसके टर्म्स में वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। याद रखने का तरीका है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे निकालना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उसके बीच में एंगल नहीं पता है और ना मैं एंगल निकालना चाहता हूं। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट को एक नई डायमेंशन मिलने वाली है। अब अभी तक हमने जो डॉट प्रोडक्ट देखा वो सारा एंगल बेस्ड था, जिसमें कि एंगल हमारा कंसर्न्ड है, लेकिन यहां पर हम आके देख रहे हैं कि अब हमें एंगल की जरूरत नहीं है। अब हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म इन्वॉल्व हो चुकी है। इनडायरेक्टली एंगल है लेकिन हम उसको एक्चुअली नहीं देख पा रहे हैं। हमें हमारे पास सिर्फ क्या लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म दी हुई है। तो ए डॉट बी किस तरीके से निकालेंगे? ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है? तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट जैसे होता है वैसे ही होगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखो, जब हम a1 i कैप को a2 i कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 और a2 दोनों स्केलर हैं, तो स्केलर अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो कहने का मतलब है जो पहली टर्म आएगी वो यहां पर होगी a1 a2, फिर i कैप का स्क्वायर हो गया, क्योंकि i कैप डॉट i कैप है तो i कैप का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। और i कैप का स्क्वायर का मतलब क्या? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं अभी कि i कैप डॉट i कैप क्या होता है? 1 होता है। तो आई कैप डॉट आई कैप को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका स्क्वायर ना लिख के आई कैप डॉट आई कैप लिखता हूं क्योंकि आपको वो इजी लगता है। तो यहां पे लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप इस तरीके से। फिर देखो, जब ये a1 आई कैप सेकेंड टर्म से डॉट प्रोडक्ट होगा इसका, जब इसको हम यहां पर इससे डॉट प्रोडक्ट करने ले जाएंगे तो जो हमारा a1 है प्लस a1 का b2 से मल्टीप्लाई, स्केलर अलग मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन i डॉट j क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि i का i वेक्टर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होता है, तो i कैप का j कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब a1 i कैप b2 j कैप से 0 आंसर देगा। इसी तरीके से a1 i कैप c2 k कैप से 0 आंसर देगा। तो इसका मतलब जो आई कैप है उसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप से ही होना चाहिए, बाकी तो 0 ही हो जाने हैं। सिमिलरली जे कैप का जे कैप के साथ होना चाहिए, बाकी 0 हो जाएंगे, और के कैप का के कैप के साथ बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो हम डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में, तो हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ ये करना होता है कि जो हमारे सेम वेक्टर्स हैं, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप वाले के साथ, और के कैप का, मतलब रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का ही प्रोडक्ट होता है। अब इस बात को समझो, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं और लाइक टर्म्स ही मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है ना, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। तो आप देखो, जब दो वेक्टर हमने ऐड किए थे तो क्या हो रहा था कंपोनेंट फॉर्म में कि आई कैप वाला आई कैप के साथ ही ऐड हो रहा है, सेम डॉट प्रोडक्ट के साथ है कि आई कैप वाला जो कंपोनेंट है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो कंपोनेंट नजर आ रहा है वो दूसरे वेक्टर के एक्स के कंपोनेंट के साथ ही प्रोडक्ट होगा। तो a1 आई कैप का a2 आई कैप के साथ ये लिखेंगे, प्लस
B1 जे कैप का B2 जे कैप के साथ क्या लिखेंगे, B1 B2 और जे कैप डॉट जे कैप मिलेगा। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाद में हम जे कैप डॉट जे कैप को 1 ही लिखेंगे सीधा, प्लस C1 C2 के कैप डॉट के कैप हो जाएगा, के कैप वाले कंपोनेंट का के कैप के साथ होगा। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें जो डॉट प्रोडक्ट हमें करना है वो एक्चुअली कैसे करना है, ये बात हमें समझ में आ गई। इसको हमें सीधा यही लिखना है, यहां पर आई कैप जे कैप के कैप सब 1 हो जाने हैं। तो यहां पे क्लियर हो जाता है कि जब हम दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, सीधा यही लिखना है आपको सॉल्व करके, और जो इनके साइन है वो साइन यूज होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहां पर हमने A डॉट भी निकाला है तो क्या आप B डॉट A निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस वी कैन फाइंड B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो B वेक्टर की वैल्यू क्या है, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, डॉट प्रोडक्ट विद A वेक्टर। A वेक्टर की वैल्यू क्या थी, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही रूल फॉलो करेंगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन, यहां से मिली सेकंड इक्वेशन। तो क्या समझ में आया बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें यह समझ में आया कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर की जो वैल्यू है वही वैल्यू B वेक्टर डॉट A वेक्टर की है। इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो इसको बोल सकते हैं हम, हेंस द कम्यूटेटिव लॉ holds in dot product of two vectors। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ये चीज मैंने प्रूव करके दिखा दी आपको, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि जो कंपोनेंट फॉर्म है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जब कंपोनेंट फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर की, तो हमें एक्चुअली आंसर्स नजर आ रहे हैं जिसमें कि एंगल की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अब सोचो बात को, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, तो एंगल की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या हम एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल की तो बात ही नहीं करी हमने यहाँ पे। तो हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे वो समझो। अब आप देखो, क्योंकि यहां पर एंगल इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब मुझे एंगल की बात करनी चाहिए आपसे, ये चीज नोट करने वाली है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने देखा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, क्योंकि एंगल, जब हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल नजर आना चाहिए। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला था A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि A डॉट B तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। आपको मालूम है हम यहां पर A का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट। आप सबको याद होगा कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, बताओ बच्चों, सबको याद है कि नहीं। ये कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं क्योंकि तुम लोगों को शायद ये यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आप सबको याद होगा वो होता है अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इसी तरीके से B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है, दैट इज अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो हमें डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, तो यहां से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वैल्यू क्या होगी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ये फॉर्मूला हम यहां पर डिराइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जब हमारे वेक्टर कौन सी फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में है, तो उनके बीच में एंगल निकाला जा सकता है। आप सब जानते हो कि एंगल कैसे निकालेंगे। तो यहां से जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। आप सारे बच्चे याद करके बताओ कि अगर कॉस इनवर्स आ रहा है यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी, कौन बताएगा मुझे, याद है ना सबको। ये जो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, याद करो, बोलो बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करता था, आपको याद होगा 0 से पाई तक। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी। और आपको सबको याद है कि यहां पर जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो यहां पे थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा था, 0 से पाई तक। तो ये वेरीफाई हो जाती है चीज कि हमारा आंसर जो है, जो एंगल है वो कॉस इनवर्स A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड जस्टिफाइड है,
कि थीटा की वैल्यू हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं कि 0 से पाई के बीच में है, तो कॉस इनवर्स भी 0 से पाई के बीच में ही होता है। तो इस तरीके से हम जो कंपोनेंट फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और एक्चुअली एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल कितना होगा। और वो एंगल ऐसा भी हो सकता है जिसकी की वैल्यू आपने टेबल में कभी नहीं पढ़ी हो, पॉइंट्स में हो सकता है। और आपको याद भी होगा कि इक्वली इंक्लाइंड लाइन, जो इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर थे, उनके बीच में एंगल कितना था, कॉस इनवर्स 1/√3। तो वो ऐसे एंगल्स हैं जिनको वैसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो यहां पे बच्चों आप 7th और 8th पॉइंट देख रहे हो। देखो 7th पॉइंट क्या है, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ये मैंने डिराइव करके दिखा दिया आपको। वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ये भी डिराइव कर दिया, a डॉट b हमेशा b डॉट a के बराबर होता है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें इनको यूज करेंगे। कि अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो वो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होने चाहिए या फिर उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तब हम ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, चलें आगे, बताओ। तो यहाँ पे बच्चों हमें नजर आ रहा है देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब। तो पहली प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब लगता है जब हमें कम से कम दो ऑपरेशन पता हो। तो हमें एडिशन और डॉट प्रोडक्ट आ चुका है। तो वो कह रहा है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोई भी तीन वेक्टर्स हैं तो ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिंपल सी बात है, लेकिन ये जस्टिफाइड है, मतलब दोनों साइडें बराबर हैं और दोनों साइडें डिफाइंड है। तो ए डॉट बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इसको उल्टा भी पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने सीधा सीधा पढ़ लिया, नहीं, आपको ये दोनों डायरेक्शन में पढ़ना है, दोनों डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। कि ए डॉट बी प्लस सी का मतलब क्या है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी में से अगर कॉमन लें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए डॉट बी प्लस सी। लेकिन कॉमन लेते हुए एक बात का ध्यान रखना है आपने कि जब हम ए को कॉमन लेंगे तो ए आगे है दोनों के, तो इसको आगे कॉमन आना है, ए डॉट बी प्लस सी लिखना है। अगर ये इस तरीके से होता है, सपोज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहां से अगर मैं इसको लिखता तो मैं लिखता बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से। अगर आप कॉमन आगे भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, मतलब अगर ये डॉट आगे भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मालूम है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मतलब बी प्लस सी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी लिख सकते हैं। क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं अभी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। बी प्लस सी एक वेक्टर है पूरा कंप्लीट। बी प्लस सी मींस बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, बोलो, रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही होगा कोई। तो ये बी प्लस सी वेक्टर एक्चुअली डी वेक्टर बन गया। तो डी डॉट ए किसके बराबर है, ए डॉट डी के बराबर है। तो बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, काफी यूजफुल है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फिर आती है प्रॉपर्टी 2। ये क्या है कि लेट ए वेक्टर बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर है कोई भी, एंड लेट लैम्डा बी एनी स्केलर। यहां वन लिखा है, लैम्डा एक्चुअली दिस इज लैम्डा। लैम्डा कोई भी एक स्केलर है, दिस इज लैम्डा। लैम्डा कोई भी एक स्केलर है तो क्या होगा, तो हमें यहां पर स्केलर मल्टीपल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देन लैम्डा ए डॉट बी। अब लैम्डा ए डॉट बी ये चीज हमने अभी यूज की थी। लैम्डा ए डॉट बी का मतलब है कि लैम्डा को निकालो बाहर, स्केलर तो बाहर आ जाएगा, ए डॉट बी निकालेंगे, जिसको कि मैंने यहां पे आपको करके दिखाया था अभी इस जगह पर। देखो यहां पर जब मैंने a1 a2 का डॉट प्रोडक्ट किया तो देखो ध्यान से, a1 a2 स्केलर था तो स्केलर बाहर आ गया, i डॉट i1 हो गया। ये चीज सिखा रहे हैं कि जब हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर हमने ले लिया लैम्डा ए वेक्टर, उसका बी से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो लैम्डा को बाहर निकालो, ए डॉट बी लिखना है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट लैम्डा बी। मतलब लैम्डा को किसी भी वेक्टर के साथ दे सकते हैं, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी, उसको बाहर ही रखना है एक तरीके से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्केलर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होकर अलग से आ जाएंगी। यहां पर एक और बात यहां पर बतानी जरूरी है आप लोगों को कि अगर यहां पर हम इस तरीके से देखें कि दो स्केलर हैं, एक लैम्डा ए वेक्टर है डॉट म्यू बी वेक्टर है। यहां दो स्केलर की बात नहीं की इन्होंने, ये करनी चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, तो लैम्डा और म्यू बाहर आ जाएंगे, ए डॉट भी अंदर बचेगा। ये कहना चाह रहे हैं, ये हमने यूज किया था। लैम्डा म्यू बाहर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ए डॉट भी निकाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा म्यू एक नया स्केलर बन जाएगा टी, और ए डॉट भी एक नया वेक्टर बन जाएगा डी वेक्टर। तो टी इंटू डी डी वेक्टर बन जाएगा ये इस तरीके से सॉल्व होने के बाद।
ये समझ में आया बच्चों? बताओ। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को स्टार्ट किया, जिसके अंदर कि हमने डॉट प्रोडक्ट को समझा है और इनफैक्ट स्टार्ट किया है अभी जस्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले है उसको हमने इंटरप्रेट किया है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा है। इसके आगे का जो हमारा पार्ट है वो ये होगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, वो यूजफुल बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे इंटरप्रिटेशन हमारे आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और इसको रिवाइज जरूर करना सो दैट कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट कर पाए। ठीक है बच्चों? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।